देश के भविष्य मरते रहे उचित इलाज के अभाव में। हम इंसानियत खो बैठे कुछ नेताओं के प्रभाव में। यहाँ नौनिहालों की लाशों पर लाशें गिरती रही, मगर देश के प्रधान व्यस्त रहे अपने राजनीतिक दांव में। सैकड़ों घरों में मातम से आज भी चूल्हा नहीं जला। सैकड़ों घरों में मातम से आज भी चूल्हा नहीं जला। दिल्ली में बैठे बेशर्म नेताओं खा रहे 56 भोग चाव में। हम बात करेंगे इस पैंडमिक की। थोड़े से 2 मिनट के लिए न मैं कोई नेता हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्य व्यक्ति के लिए ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इस पैंडमिक के शिकार हो रहे हैं। तो हम आप तो वैसे भी उन श्रेणियों में नहीं आते हैं जिन श्रेणियों के लोगों की मृत्यु होती जा रही है। भगवान उनको अपने श्री कमलों में स्थान दें। कल एक बहुत बड़े एंकर आज तक न्यूज़ चैनल के रोहित श्रद्धाना जी की मृत्यु हो गई। इस कोरोना के बाद उन्हें हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावे हमारे पटना के जाने माने भूगोलवेता मिशन 50 के डॉक्टर आनंद राज की भी देहांत हो गई इसी कोविड के कारण। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जितनी हो सके ज़रूरत हो सके उतनी ही निकलिए, अन्यथा ना निकलिए। मास्क वगैरह वगैरह जो भी इसके प्रिकॉशन होते हैं इसको ले। ध्यान रखें कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी ये कोविड बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। और ये जो नया आया है, हम अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे। और हमारा जो चैप्टर है, हमने बात ही कल किया था कि हमारा जो चैप्टर है वो हिस्ट्री से शुरू होगा, बायोलॉजी सीरीज भी शुरू होगी, उस पर काम चल रहा है। इतिहास के कल कुछ टॉपिकों को हमने जिक्र किया था और कल जो हमारा टॉपिक था वो इतिहास के पार्ट को देखा था हमने। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। ये 3 कालों में ऐतिहासिक काल जिसको कहा जाता है, तो वो 3 भागों में हम लोगों ने इसको बांट के देखा था। कल हम लोगों ने जिक्र करा था ऐतिहासिक काल के 3 भागों का, जिसका आज हम लोग जिक्र करेंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत यानी ऐतिहासिक युग के जो पार्ट वाइज होते हैं, जिसको हमने पढ़ने और समझने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। और ये 4 भागों में जो बांटा है वो प्राचीन इतिहास, कल हमने बताया भी था, इसके छोटे से एक डेब्यू दिए थे हमने। बताया था कि ऐतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक प्राचीन भारत होता है, दूसरा मध्यकालीन भारत होता है और तीसरा आधुनिक भारत होता है। हमने पढ़ना क्या क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने इसमें दी। आधुनिक विश्व का जानकारी हमने इसलिए इसमें नहीं दिया है क्योंकि हमारे चैप्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी छोटे छोटे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होंगे उसको हम कवर कराएंगे। तो आज के जो चैप्टर होंगे, आज हमारा चैप्टर 2 होगा, क्योंकि सिलेबस चल रहा है तो सिलेबस को पहले समझ लेंगे कि हमने पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज करके एक एक टॉपिक को एक एक दिन डील करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं करेंगे। सांडिल्या क्लासेस के नाम से दरभंगा में क्लासेस चलती है और कई जगहों पे इसकी शुरुआत होने वाली है। जब से ये ऑफलाइन शुरू होगा, मतलब ऑफलाइन व्यवस्थाएं शुरू होंगी, कोविड का पैंडमिक खत्म होगा, उसके बाद कई जगहों पे स्टार्ट होगी। स्टडी चैन के नाम से ये चैनल है। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना जल्दी 1K सब्सक्राइबर होगा उतनी जल्दी लाइव आना हम शुरू कर देंगे। अभी लाइव की स्थिति जो है वो किसी ऐप के माध्यम से हमने शुरू किया है, लेकिन वो अभी उतना काम नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। एक था प्राचीन भारत का इतिहास, जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का इतिहास होता है। दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, जिसमें 712 से 1707 ईस्वी तक इसकी स्थिति बनती है। और तीसरा होता है आधुनिक भारत, जो 1707 से 1947 और उससे आगे के इतिहास को आधुनिक काल के इतिहास में रखा जाता है। और चौथा भाग इसका था आधुनिक विश्व, जो 14वीं शताब्दी के बाद इसकी शुरुआत होती है। मतलब पढ़ने की दृष्टि से इसको देखते हैं।
क्योंकि हमारा आज सिलेबस पूरा डील करना है, तो हम लोग इस सिलेबस को डील कर रहे हैं। और सिलेबस को जो डील कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने इस पूरे व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। इस प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिकें आएंगी वो टॉपिक होंगी, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो महाजनपद काल। ये महाजनपद काल क्या होता है, तो हम जब पढ़ेंगे पूरे डेप्थ में, तो हमने कल वैदिक संस्कृति का जिक्र किया था, और वैदिक संस्कृति की जो स्थिति बनी थी उसके बाद का जो समय आता है, यानी 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल की जो स्थिति थी, उसके बाद जो 600 ईसा पूर्व के समय में कुछ महाजनपद, यानी पहले जो छोटे छोटे जन होते थे वो जनपद में कन्वर्ट हुआ, और जनपद जो है वो महाजनपद में कन्वर्ट हुआ, यानी बड़े बड़े राज्यों को जोड़ा गया, बड़े बड़े क्षेत्रों को जोड़ा गया, और जितने बड़े क्षेत्र होते गए वो महाजनपद में कन्वर्ट होता गया। ऐसी स्थिति में महाजनपद काल की शुरुआत होती है, और 6ठी शताब्दी में इसकी शुरुआत हो जाती है। कुछ राज्य होते हैं, सब चीज़ों का डेप्थ में जिक्र करेंगे चैप्टर में, अभी हम लोग इन सिलेबस को पहले समझ लेते हैं। तो दूसरा क्या होता है, तो पहला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जितनी भी चीज़ें होंगी उसको इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरा चैप्टर होगा हमारा मगध साम्राज्य, क्योंकि ये 16वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में जितने भी महाजनपद हुए उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो ताकतवर साम्राज्य हुआ वो मगध साम्राज्य हुआ। इसका इतिहास देखेंगे, जिसका टाइम ऑफ पीरियड जो है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित रहा, यानी इस बीच में इसके शासन रहे। उसके बाद हमारा आता है सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से सवाल भी बनते हैं, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण शासक रहा जिसका नाम था अशोक, और अशोक वाले पार्ट को, यानी पूरे मौर्य साम्राज्य को ही देखना है। मौर्य साम्राज्य के अलावे इसमें छोटे छोटे जो वंश आते हैं उसको भी देखने। तो ये तीसरा चैप्टर हमारा होगा, और रोज डेली का एक चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करेंगे। कल से हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब अगला जो होगा वो चौथा चैप्टर होगा मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद का जो समय था उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। और मौर्योत्तर काल जो है वो हमारा 184, यानी मौर्य साम्राज्य 184 ईसा पूर्व तक रहा, और इसके बाद जो है मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है वो 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व के आसपास, 313 से 319 तक के आसपास का समय होता है। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य में 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व के बीच, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी, क्योंकि यहाँ पे 184 के बाद यहाँ से हम लोग एडी में आ गए थे, तो 319 से 550 ईस्वी के बीच हम लोग इसको देखेंगे, जिक्र करेंगे। उसके बाद हमारा इस प्राचीन भारत के चैप्टर में सबसे अंतिम चैप्टर जो होता है वो होता है हर्षवर्धन का काल, और अंतिम माना भी जाता है कि अंतिम हिंदू शासक इस प्राचीन इतिहास में यही था। सारी चीज़ों की जानकारी होगी, सब चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसका जो लगभग काल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक के बीच का समय रहा। इन चीज़ों को देखेंगे इस प्राचीन भारत में। छोटे छोटे तो चैप्टर नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, क्या क्या कितनी चीज़ें ज़रूरत है, इसमें सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये हमारा होगा, ये प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री का ये 4, 5, 6 चैप्टर होंगे, लगभग 5-6 क्लासेस इसमें होंगी। उसके बाद मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है, यानी 647 के बाद लगभग समझ लीजिए तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। अब मध्यकालीन भारत में इसके जो डिवाइडेशन होते हैं वो लगभग 2 भागों में होते हैं। एक होता है पूर्व मध्यकाल जो 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच इसका समय रहा, तो ये पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। और पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ कि इसके पूरे शासन व्यवस्था, यानी उस समय के जो भी शासक रहे थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का, दक्कन का, और तीसरा दक्षिण भारत का। दक्कन का क्षेत्र यानी ये जो महाराष्ट्र वगैरह का जो क्षेत्र था ये दक्कन वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता था, आज कर्नाटक वगैरह का जो भी था। तो ये जो पार्ट है तो इसके 3 भाग हो गए।
अब उत्तर भारत में तीन व्यवस्थाएं, तीन शासकों ने शासक किया, मतलब महत्वपूर्ण शासकों ने। उसमें एक था राजपूत, उत्तर भारत में एक था राजपूत, दूसरा था पाल और तीसरा था गुर्जर प्रतिहार। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पूछता भी है, इतने डेप्थ में तो नहीं पूछता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे पहला जो हो गया उत्तर भारत में हो गया राजपूत, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ऐसे वंशों ने इस पे शासन किया। उसके बाद दक्कन में आता है, दक्कन में चालुक्य हो गया, चालुक्य हो गया, उसके बाद पल्लव हो गया और तीसरा राष्ट्रकूट हो गया। राष्ट्रकूट वंश बड़ा ही महत्वपूर्ण अपने एग्जाम में, आपके एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है राष्ट्रकूट वंश, तो इसको भी देखेंगे, देखना तो सारे चीज़ों को है। और तीसरा पार्ट दक्षिण भारत, जिसमें चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल जो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का था, इन सारी चीज़ों को इस पूर्व मध्यकालीन भारत के भाग में देखना है। तो इसको एक टॉपिक इसको करके देखेंगे। दूसरा होगा इस मध्यकालीन भारत का दूसरा जो हिस्सा है वो है उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन इतिहास जो है भारत का, वो इसका जो टाइम ऑफ पीरियड था वो 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच था। कब था? तो 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इसका टाइम ऑफ पीरियड रहा। इसके भी 3 पार्ट करके इसको देखना है, यानी समझने और जानने की दृष्टि से ये 3 पार्ट में हो जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा वंश उत्तर मध्यकालीन का हिस्सा रहा था। तो इस हिसाब से आपके जब सवाल आएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके भी 3 पार्ट थे, तो तीसरा पार्ट जो है वो आपका बनेगा क्या? तो तीसरा पार्ट बनेगा उत्तर भारत। तो पहला पार्ट उत्तर भारत, क्योंकि यहाँ भी हम लोग पहले उत्तर भारत देखे थे, और उत्तर भारत में जो पहला महत्वपूर्ण वंश था वो था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये 5 वंश आए थे, तो दिल्ली सल्तनत को देखना है। इसके अलावे इसी उत्तर भारत में चौहान वंश था, और चौहान वंश के बाद या फिर कहिए कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद मुगल वंश आया। तो इन चीज़ों का ये जो शासक थे वो सब उत्तर भारत में थे। दूसरा आया दक्कन का, और दक्कन में जो शासक हुए वो विजयनगर साम्राज्य हुआ और बहमनी साम्राज्य हुआ। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया, और हरिहर बुक्का जैसे 2 भाइयों ने मिलकर इस साम्राज्य की स्थापना की। पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ना है। और तीसरा है दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत के जो शासक हुए उसमें चेर हुए, एक देवगिरी था, जिसके देवगिरी के यादव जो शासक थे उस समय के, उनको देखना है। फिर काकतीय, वारंगल के काकतीय, इसके अलावे होयसल जो थे वो द्वारा समुद्र के शासक होयसल को इन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखेंगे। तो ये तो 2 पार्ट हमारा हो गया। एक तो प्राचीन इतिहास में क्या क्या देखना है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या देखना है, किन किन पार्टों को कैसे कैसे बांट के देखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसको कह सकते हैं। और इस माध्यम से हम लोगों को देखना है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जो आते हैं वो इन सेक्टर से आते हैं, इन क्षेत्रों से आते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, तो इसको देखेंगे। ये हमारी क्या क्या टॉपिक होंगी इसमें। तो आधुनिक भारत में जो हमारा टॉपिक होगा वो हम कोशिश करेंगे कि 3-4 भागों में इसको बांट करके देखें। पहला आधुनिक भारत का जो पार्ट होगा वो होगा, क्योंकि भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ और इन सारी सत्ताओं का अंत होता धीरे धीरे चला गया, और ये सारी सत्ताएं इन कंपनियों के अंतर्गत जानी शुरू हो। इसी में सबसे जो ताकतवर कंपनी हुआ, यानी महत्वपूर्ण जो रहा भारत में, जिसने रूल किया, शासन किया, वो अंग्रेज हुए। तो पहला जो इसमें देखेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन, इसमें सबसे पहले जो आया वो 1498 में आया भारत में। कोई भी यूरोपियन कंपनी या फिर विदेशी जो आया वो सबसे पहले समुद्री रास्तों की खोज करके जो आया वो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा 1498 में आया था। ये सारी चीज़ों को पढ़ना है कि कालीकट के तट पर जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया, तो ये सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए जो 1602 में, डच आए 1602 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी।
और उसके बाद फ्रेंच आए 1664 ईस्वी में। फिर बाकी जितने भी कंपनियां आई उन सारी चीज़ों को इस यूरोपियन कंपनी के आगमन वाले चैप्टर में, इस पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा इस पार्ट को बनाएंगे, यानी आधुनिक भारत के दूसरे पार्ट को बनाएंगे, और वो पार्ट होगा मुगल साम्राज्य का विघटन एवं उत्तराधिकारी राज्य। यानी मुगल साम्राज्य की समाप्ति धीरे धीरे होती चली गई और इसके उत्तराधिकारी भी बनते चले गए, क्योंकि मुगल शासन समाप्त हो रहा था और नए नए राज्यों का, नए नए छोटे छोटे राज्यों का उदय भी हो रहा था। तो इस कड़ी में हम लोग बंगाल देखेंगे, अवध देखेंगे, हैदराबाद देखेंगे और कर्नाटक देखेंगे। तो जो भी इन पे महत्वपूर्ण होगा इनको डेप्थ में देखेंगे। बाकी चीज़ों को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा उसको देख के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा अंग्रेजों का भारत विजय। अंग्रेजों ने जो भारत पे विजय किया, यानी भारतीय जो भी व्यवस्थाएं थी उसको अंत किया और अपने रूल करने शुरू कर दिए, तो उसको देखेंगे। तो इस कड़ी में जो भी छोटे छोटे राज्य थे, जो भी छोटे छोटे देशी रियासत या फिर राज्य कहिए, उनकी शासन और सत्ता का अंत किया। तो अंत होने के से पहले उन दोनों शासकों में, यानी अंग्रेजों में और उन छोटे जो भी राज्य के शासक थे उनमें युद्ध हुआ। तो इस कड़ी में हम लोग देखेंगे कर्नाटक का युद्ध, बंगाल का युद्ध, बंगाल में एक प्लासी नामक जगह है जहाँ पे युद्ध हुआ, बिहार के बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ, मैसूर युद्ध देखेंगे 1799, टीपू सुल्तान को देखना है, जो 1799 टीपू सुल्तान की चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मराठा संघ की समाप्ति होती है, शिवाजी, पेशवा, इन सारी चीज़ों को इसी में देखेंगे। इसके अलावा पंजाब का अधिग्रहण कर लिया गया, रंजीत सिंह वगैरह को इसी में देखेंगे। तो इन चारों पांचों चैप्टर के माध्यम से हम लोग भारत के अंग्रेजों का भारत जो विजय किया, भारत पे रूल करना शुरू किया, इन चीज़ों को इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा अंग्रेजों की कुछ अन्य नीतियाँ थी। अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध भारतीय लोगों ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया और काम करना शुरू किया। तो इन चीज़ों को भी कुछ माध्यम से, यानी अन्य नीतियों के माध्यम से भी इसको हम देखेंगे। इसमें हम लोग चार पार्ट इसको करेंगे। एक होगा कि दास्ता का बंधन। क्या हुआ कि भारत में पहले बहुत सारी चीज़ों का एक अंधविश्वास कहिए या फिर उस समय के तात्कालिक समय के अनुसार उस समय का जो भी प्रावधान रहा हो, जैसे दास प्रथा था या फिर नर बलि प्रथा था या फिर लोगों के प्रति जागरूकता की कमी थी या फिर जो भी हो, तो इन सारी चीज़ों पे अंग्रेजों ने अंकुश लगाना शुरू किया अपने रूल के माध्यम से। तो क्या हुआ कि भारतीयों का शोषण होना शुरू हो गया। इनको लग रहा था कि हमारा शोषण हो रहा है, भारतीयों का शोषण हो भी रहा था, आर्थिक और सामाजिक, राजनीतिक सारा चीज़ का शोषण हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब दास्ता का बंधन जब बंधना शुरू हो गया तो इसके फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया हुई। 1857 में एक सैनिक विद्रोह हो गया, तो इसको भी देखेंगे। मंगल पांडे नामक एक 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। तो इन सारी चीज़ों का 1857 की क्रांति को देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक आध सवाल होते हैं, तो इसको देखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो होगा वो राष्ट्रवादी जागरण होगा। राष्ट्रवादी जागरण इसको क्या कहते हैं कि राष्ट्रवादी जागरण यानी राष्ट्रों के प्रति जो सामाजिक धार्मिक सुधार शुरू हुए, ऐसी नीतियों का विस्तार किया गया। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। छोटे मोटे बहुत सारे राजनीतिक संस्था की शुरुआत की गई इसके माध्यम से, यानी राष्ट्रवादी जागरण के माध्यम से संस्थाओं का इसका सबसे बड़ा प्रभाव रहा कि एक संस्था जिसका स्थापना हुआ उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे क्योंकि यहाँ से भी सवाल आते हैं। ये आधुनिक भारत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल आते ही आते। उसके बाद तीसरा पॉइंट होगा हमारा स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता। ये गतिशीलता क्या है? ये गतिशीलता है कि स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुई तो हमारा और हमारे पूरे सिस्टम का क्या स्ट्रेटजी रहा, इन चीज़ों को देखेंगे। पहले जो स्ट्रेटजी थी वो कांग्रेस जो एक संगठन बना 1885 में, वो नरम माध्यम से करता था। नरम माध्यम से करता था कि उसके किसी भी चीज़ों का विरोध करना होता तो आवेदन पत्र दिया जाता था।
तो इन सारी चीज़ों को उस समय किया जाता था, लेकिन उसमें थोड़े से परिवर्तन हुए और नरम दल से गरम दल में धीरे धीरे ये कांग्रेस कन्वर्ट होता चला गया। इन चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा गांधी के आंदोलन को देखेंगे। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, सत्याग्रह किया, भूख हड़ताल किया। इन सारी चीज़ों को गांधी के माध्यम से यानी इस टॉपिक में देखेंगे। इसके अलावा जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ रूल हो जाता है भारत का, ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण भारतीय सत्ता में कर दिया जाता है, तो उसके बाद के भारत का यानी स्वतंत्रता के बाद के भारत का तात्कालिक समस्या का समाधान कैसे किया गया, इसको देखेंगे। आर्थिक प्रगति की ओर कैसे बढ़ा जाए, इन चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा विदेश नीति के माध्यम से गुटनिरपेक्षता आया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे इस चैप्टर। आधुनिक विश्व में प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी का एकीकरण, पुनर्जागरण इंग्लैंड से शुरू हुआ, इन सारी चीज़ों को, औद्योगिकीकरण, ये जितने भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन फैक्टों को इस आधुनिक विश्व में देख करके इस पूरे हिस्ट्री के चैप्टर को समाप्त करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना जल्दी 1K व्यू आ जाएगा, मतलब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उतनी जल्दी हम लाइव आना शुरू कर देंगे। एक वीडियो और अपलोड हो सकती है आज बायोलॉजी की, बायोलॉजी सेशन भी शुरू होगा। थोड़े से लाइटिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको काम चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, तो देखते हैं कितना बेहतर आप लोगों के लिए कर सके। तब तक के लिए, आज के लिए गुड डे, टेक केयर। कल से जो चैप्टर चलेगी वो पहला चैप्टर होगा और भारत का इतिहास को जानने के स्रोत चलेंगे, वो चैप्टर होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे, टेक केयर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी बहुत ही घातक सिद्ध होती जा रही है, तो स्टे सेफ, घर पे रहें, निश्चिंत रहें। धन्यवाद।